1991 से पहले शीत युद्ध के समय काल में एक महाशक्ति के तौर पे यूएसए के बाद दूसरी शक्ति थी आपकी यूएसएसआर। इसको हम बोलते हैं सोवियत संघ, आधिकारिक तौर पे सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूएसएसआर। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मानचित्रण करेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ कई सारे देशों का महासंघ था। अभी ये अस्तित्व में नहीं है, अभी वर्तमान रूप इसका रूस है सबसे बड़ा देश। बाकी सब छोटे छोटे 15 स्वतंत्र देश बन चुके हैं टोटल, जिसमें सबसे बड़ा रूस था। इसका जन्म कब हुआ? 1922 में हुआ था इसका जन्म। उस पर बात करेंगे, उस पर थोड़ा सा रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है आपका। और 1922 से लेकर के 1991 तक आपका यूएसएसआर रहा। उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व बन गया आपका। तो थोड़ा सा पहले मैं जनरल बातें बताता हूँ, उसके बाद एक बार मानचित्रण देख लेते हैं। देखिए, सोवियत संघ के बारे में 2-3 बातें समझिए। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था आपका, 2 क्रांतियाँ हुई थी आपकी, अक्टूबर नवंबर वाली क्रांति जो आपकी हुई थी। उसके बाद 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ की स्थापना की गई और दुनिया का पहला मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य था आपका, जो अकेला नहीं था, कई सारे देशों का एक संघ था। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक तरीके से केंद्रीकृत था ये पूरी तरीके से। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियंत्रित, कंट्रोल्ड, नियोजित अर्थव्यवस्था थी। एक ही पार्टी का शासन था यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही दल था, एक ही पार्टी थी और ये महाशक्ति के तौर पे था। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया की ये 2 बड़ी महाशक्तियां बन जाती हैं, 2 गुट बन जाते हैं, 2 धड़े बन जाते हैं और इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी चालू होती है। वो काल भी हम देखते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको सोवियत संघ में कौन कौन से देश थे ये आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सोवियत संघ के बीच में बताऊंगा। ठीक है, 1945 से 1991 के बीच का जो समय काल था इसको कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध। ये कोई युद्ध नहीं था, एक तनाव की स्थिति थी। ठीक है, सोवियत संघ तकनीकी तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था, इनफैक्ट अमेरिका से भी आगे था ये। अंतरिक्ष में पहला उपग्रह किसने भेजा? यूएसएसआर ने भेजा, स्पुतनिक। अंतरिक्ष में पहला मानव यूरी गागरिन के बारे में आपसे सुना होगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, ये भी सोवियत संघ से ही गया था। तो अब सोचिए, अंतरिक्ष की रेस की शुरुआत यूएसएसआर ने की थी। इसका खत्म क्यों हुआ इस पर भी बात करेंगे हम आगे चल के, है ना। कई सारी पॉलिसी, कई सारी नीतियां थी जिस कारण से जो है ये टूटा आपका, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देश देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं और इसके बाद इसका क्या प्रभाव था, कैसे था, क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट जो भी होंगे। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ोगे तब आपको यूएसएसआर वहां पे पढ़ना है। ठीक है, तो यूएसएसआर में 15 गणराज्य थे, एक देश नहीं था, 15 राज्य थे, 15 गणराज्यों का संघ, 15 गणराज्यों का संघ आपका यूएसएसआर था। कैसी विचारधारा थी? समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा। ना कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा वेट कर लो अब। तो 15 गणराज्यों का संघ था ये। ठीक है, देखो कुछ तो पूर्वी यूरोप में थे, ईस्टर्न यूरोप में कुछ देश थे आपके। ये पूर्वी यूरोप वाला क्षेत्र है। देखो यूरोप में ये पश्चिमी यूरोप है और ये पूर्वी यूरोप है। पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश थे एक बार कंट्री देख लेते हैं पहले। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा यूएसएसआर का है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एक तो रसिया था आपका, रसिया भी मास्को आपका आधा यूरोप में है, आधा एशिया में, तो पूर्वी यूरोप में विस्तार है इसका। सोवियत संघ का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और मुख्य देश यही है आपका। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं जिसके साथ आज ये युद्धरत है, यूक्रेन। इसमें यहाँ पे है, छोटा सा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक मिनट, इसी पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक देश है यूक्रेन। यूक्रेन भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। आज रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण देश था ये, और ये न्यूक्लियर पावर था यूक्रेन उस समय, बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर था। इसके बाद देखिए एक छोटा सा देश है यहाँ पे, बेलारूस। बेलारूस भी इसी का हिस्सा था। बेलारूस इस समय रसिया का साथ देता है युद्ध वाली स्थितियों में।
तो 3 आपके पूर्वी यूरोप वाले क्षेत्र थे, पूर्वी यूरोप बोलते हैं इस पूरे को, इन 3 देशों को मिला दें पूर्वी। फिर बाल्टिक देश थे, यहाँ पे देखिए ये है बाल्टिक सागर, यहाँ पे ये बाल्टिक सागर है ना। यहाँ पे एस्टोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया, ये है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कितने हैं आपके टोटल? 3 आपके, 3 आपके। इनको बाल्टिक स्टेट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? बाल्टिक राज्य, बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं, बाल्टिक राज्य कहते हैं ये। फिर देखिए यहाँ पे मध्य एशिया आता है, इसको बोलते हैं मध्य एशिया। ये देखिए ना, ये आपका जो है इस पूरे ये जितने देश हैं इनको मध्य एशिया कहते हैं। K2 T2 U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 2 के हैं यहाँ पे, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 2 टी है और एक उज्बेकिस्तान। K2 T2 U, मध्य एशिया। 5 देश यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे हैं, 3 बाल्टिक राष्ट्र राज्य हैं, बहुत देखो सिंपल है इनको याद करना, और 3 मैंने आपको बताए पूर्वी एशिया, वो पूर्वी यूरोप के देश। मध्य एशिया के 5 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये रीजन जो आपका है, हाँ ये रीजन 3 देश हैं यहाँ पे, इनको काकेशस कंट्री बोलते हैं। ये भी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को काकेशस देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकेशस, काकेशस, ठीक है, काकेशस। ये मध्य एशिया, मध्य एशिया, ये आपका क्या था? ये वाला बाल्टिक, बाल्टिक क्षेत्र, बाल्टिक राज्य बोलते हैं। बाल्टिक राज्य कभी पूछता है, ध्यान रखना। और पूर्वी यूरोप के 3। अन्य कौन सा था? एक और है माल्डोवा, माल्डोवा भी यहीं पर, यूक्रेन के पास ही है माल्डोवा। टोटल गिन लीजिए कितने हो गए, काउंट करो। 15 हो गए क्या? 15 हो गए। फिर से एक बार बता दूं क्या? 3 तो आपके पूर्वी यूरोप में हैं, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, कोई दिक्कत। बाल्टिक राज्य आपके कितने हैं? 3 हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। मध्य एशिया में 5 हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। काकेशस राज्य कितने? 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और एक पूर्वी राज्य कौन सा है? माल्डोवा। गॉट इट? आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा जनरली इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो हो गया जनरली कि कौन कौन से हैं, क्या है, ये चीज़ें थोड़ा बताने के पर्पज़ से मैंने बताया। अब आते हैं एक बार थोड़ा सा पृष्ठभूमि वगैरह में, यूएसएसआर कैसे बना, क्यों जन्म लिया इसने। तो इसके पीछे बैकग्राउंड है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब आपका हुआ तो रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पीरियड पे। रूस स्टेक होल्डर था युद्ध में। तो व्लादिमीर लेनिन थे वहाँ पर, उनके नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने, जिनको हम बोल्शेविक कहते हैं, उन्होंने रूसी साम्राज्य का जो राजा था वहाँ पे जार राजा हुआ करता था, वहाँ के राजा को जार कहते हैं, तो उसका तख्ता पलट कर दिया और इसी को रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। 1917 में घटना घटी आपकी, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन की। इसके बाद जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद वहाँ पर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई, ठीक है। 2 तरीके से लोग विभाजित हो गए पूरे रशिया में, एक तो थे रेड आर्मी और एक थे आपके व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी कौन थे? रेड मतलब जो कम्युनिस्ट लीडर थे, जो बोल्शेविक लीडर थे, जो लेनिन के साथ वाले थे, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे, रेड आर्मी। और व्हाइट आर्मी जो विरोधी थे उनके, इनके बीच में एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया जिसमें कम्युनिस्ट जीत गए, ठीक है, जिसमें रेड आर्मी जीत गई। और फाइनली 15 देशों को मिला करके, मतलब सब एक साथ नहीं जुड़े, पहले रूस, यूक्रेन, बेलारूस और काकेशस देश, ये सारे मिल गए और 30 दिसंबर 1922 को इन्होंने एक संघ बनाया अपना, सोशलिस्ट समाजवादी गणतंत्रों का संघ, जिसका नाम था यूएसएसआर। इसके बाद आपको पता है लेनिन के बाद वहाँ स्टालिन आता है, सत्ता परिवर्तन होता है। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और जोसेफ स्टालिन सत्ता में बैठते हैं यूएसएसआर की, और पूरी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं।
स्टालिन जो है यूएसएसआर को आधुनिक बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लाते हैं। पंचवर्षीय योजना, भारत में भी जो पंचवर्षीय योजना है ना, वो यहीं से प्रेरित थी, सोवियत यूनियन से। उद्योगों का भारी विकास होता है, खेती का जबरन समूहीकरण किया जाता है, पूरी खेती को भी ये जो है समूहीकरण करते हैं उसका। स्टालिन ने अपने राजनीतिक जितने भी उसके विरोधी थे, सेना के अधिकारी थे, आम नागरिक थे, सभी को लाखों की संख्या में मारा और उनको श्रम शिविर बना रखे थे, गुलाम शिविर, वहां पर भेज दिया। इसको बोलते हैं ग्रेट पर्ज। एक घटना घटी वहां पे ग्रेट पर्ज की, जहां पर जो उनके विरोधी थे सबको निपटाया गया। इसी समय काल पे आपको पता है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते द्वितीय विश्व युद्ध की घटना चालू हो जाती है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की घटना चालू होती है, जून 1941 में एडोल्फ हिटलर ने जो है पहले तो पोलैंड पे हमला किया था, फिर दूसरा आक्रमण उसने रूस में कर दिया। उन सब के पीछे की कहानी है, कभी आपको जब मैं द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह पढ़ाऊंगा तब मैं पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जोड़ूंगा। उसको जोड़ने के पहले प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा, उसको जोड़ने से पहले बाल्कन स्टेट और सब पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा प्रॉपर। तो सोवियत संघ जो है काफ़ी शुरुआत में बहुत लोग मारे गए द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी ने जब आक्रमण किया। लेकिन ये सब कुछ सहते हुए, जैसे देखिए कितना बड़ा था, विशाल था, फिर भी सहते हुए ये धीरे धीरे इसने अपने आप को, जर्मनी को धीरे धीरे पीछे ढकेलता गया और फाइनली युद्ध ये जीत जाता है यूएसएसआर द्वितीय विश्व युद्ध में। जो रेड आर्मी होती है, सोवियत सेना को रेड आर्मी बोलते हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन पे कब्जा कर लेते हैं, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध आगे चल के धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, जर्मनी को रूस ने निपटाया और जापान को अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने में दो फैक्टर बहुत बड़े थे। युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, जो पूर्वी यूरोप था आपका, ये पूर्वी यूरोप का देश जितना था, सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए कि यार सोवियत संघ ने हमें बचा लिया। जैसे पोलैंड पे हमला किया था जर्मनी ने, तो सोवियत, उनको लगा कि सोवियत संघ पावरफुल देश है और ये इसके जैसे प्रभाव में आ गए और यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें बनी। और इसके बाद पूरा विश्व दो विचारधाराओं में बट गया, समाजवादी और पूंजीवादी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चालू हो गया एक तनाव का काल, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। 1945 से 1985 तक चरम में था ये। दो ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाती है, दुनिया दो गुटों में बट गई। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश, दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवादी देश। दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट वार कभी नहीं हुआ, लेकिन हथियारों की होड़ लग गई, वैचारिक लड़ाई चलती रही, अंतरिक्ष की रेस लग गई, विज्ञान की होड़ लग गई। सोवियत संघ ही वो पहला देश है जिसने 1957 में पहला उपग्रह भेजा, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया सोवियत संघ ने। 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेज दिया, पहला इंसान बन गया वो अंतरिक्ष में जाने वाला। चंद्रमा में जाने वाला नहीं है ये, अंतरिक्ष में जाने वाला है, ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है। अब देखिए ये दोनों देश एक दूसरे के आसपास ये प्रयास करने लग गए कि किसके पास कब्जा लें, किसके पास हम अपनी सेनाएं लगा दें। तो रूस जाके क्यूबा में बैठ गया। सबसे खतरनाक मोड़ आया जब क्यूबा संकट आया आपका। अमेरिका और सोवियत संघ में परमाणु युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गए, ऐसा लगा बस बम चलने ही वाला है, एक बम और देखने को मिलेगा। जब क्यूबा में मिसाइल संकट, पूरी मिसाइलें लगा दी यूएसएसआर ने वहां पे। इधर अफगानिस्तान में आके बैठ गया अमेरिका, तालिबान को पैदा किया गया यूएसएसआर को कमजोर करने की। 10 साल यूएसएसआर लड़ा है तालिबान से, जैसे अभी यूक्रेन से लड़ रहा है ना रूस, वैसे यूएसएसआर को फंसाया यहाँ पे तालिबान पैदा करके पाकिस्तान की मदद से। आज तालिबान जो है पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा है, इसको पैदा करने वाला वही है। तो ऐसे सारी स्थितियां चलती रहीं। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि आर्थिक मंदी आ गई, चूंकि कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी यूएसएसआर की। देखो बस सब कुछ शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, लॉन्ग वाली कहानी क्लास में जब आप पढ़ोगे तब फिर लॉन्ग में चलेंगे। तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना और हथियारों में जाता था, क्योंकि लगातार क्या हो रहा था, और कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, खर्च बढ़ गए थे, आम नागरिक छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होने लग गए, भोजन बुनियादी चीज़ों की भारी कमी हो गई, लंबे समय से बस एक तनाव चला आ रहा था। तभी
अभी मैं इस पे डिटेल भी आऊँगा। 1985 में गोरबाचेव वहाँ के जो है, मिखाइल गोरबाचेव नाम है उनका, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने यूएसएसआर के। और उन्होंने देश को बचाने के लिए, जब लगातार पब्लिक परेशान हो रही थी, तो दो नीतियां लेके आए। एक नीति का नाम है ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का मतलब है राजनीतिक खुलापन, बोलने की आज़ादी दी। पहले क्या था, जैसे अभी आप देखते हैं ना, पुलिस तुरंत 2 मिनट में कुछ नहीं कर सकते, वैसे वहाँ पर भी बोलने की आज़ादी नहीं थी। लोग दबे हुए थे, कुचले हुए थे, तो उन्होंने बोलने की आज़ादी दी। राजनीतिक खुलापन बोलते हैं इसको। 15 के 15 महासंघ है और सब जगह ग्लासनोस्त की नीति आ गई। दूसरा पेस्ट्रोइका। पेस्ट्रोइका का मतलब है आर्थिक पुनर्गठन। आर्थिक पुनर्गठन का मतलब अब हम थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाएंगे, अब हम निजीकरण की तरफ भी जाएंगे। थोड़ा सा इन्होंने ढील दी। और जैसे ये दो सुधार आए तो लोगों को विरोध करने की आज़ादी मिल गई, राष्ट्रवाद की भावना भड़क गई, एक एक करके राज्य अलग होने लग गए। भैया हमें सोवियत संघ में नहीं रहना है, पूंजीवादी बढ़िया कर रहे थे। तो 26 दिसंबर 1991 को आधिकारिक तौर पे सोवियत संघ समाप्त हो गया। 15 देश अलग अलग जिंदगी जीने लगे। ये हो गया विभाजन, विघटन। ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको समझाई है, कुछ समझ में आया? ठीक है। सोवियत संघ में कितने देश थे? 15 देश थे। क्यों बना और क्यों खत्म हो गया? 26 दिसंबर 1991 को क्या हुआ? सोवियत संघ, उस समय खाड़ी युद्ध भी चल रहा था। अमेरिका और नाटो लगे हुए थे। कहां पे? कहां पे लगे हुए थे? इराक को, सद्दाम हुसैन को निपटाने। सद्दाम हुसैन ने कतर पे हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन ने कहा कतर मेरा पेट्रोलियम चोरी कर रहा है। जैसे कतर है, छोटा सा देश है, उसने कहा इन्होंने इस तरीके से, कतर है कुवैत है, इन्होंने कहा कुछ इस तरीके से ड्रिल कर रहे हैं, तिरछा ड्रिल कर रहे हैं। उसके बाद कुवैत पे हमला हुआ, फिर उधर सब नीतियों से बंधे हुए थे, फिर उधर नाटो आ गया, 28 देश मिलकर के सद्दाम हुसैन पे हमला कर दिए, युद्ध चालू हो गया। खाड़ी युद्ध के बाद फिर ये हरमुज वाला मामला। अभी क्या हुआ था? तेल संकट आ गया था, वही संकट की स्थिति वहां आ गई। भारत भुगतान संतुलन, पैसा नहीं हमारे पास। 7 से 12 दिनों का पेट्रोल का पैसा बचा था। मनमोहन सिंह थे उस समय, नरसिम्हा राव की सरकार थी। कैसे भी करके रिजर्व बैंक का जितना सोना है सब IMF के पास रख के, बेल आउट पैकेज के थ्रू फिर देश में हमने भी पूरी पॉलिसी चेंज की, निजीकरण, आर्थिकरण, LPG रिफॉर्म, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। तो एक समय हम भी दिवालिया होते होते हो ही गए थे, घोषित नहीं किया था। मैंने भुगतान संतुलन एक क्लास में पढ़ाया था, आप याद करिए, है ना, GS मास्टरी 1 में हुआ था वो क्लास, कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में उस टाइम हुआ क्या था हमारे साथ, क्या घटना घटी थी, कहाँ से हमने फिर व्यवस्था, हाँ ये सब बताया था ना। आप लोग तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया होगा, रिवाइज हुआ नहीं होगा, वो तो चला गया होगा मामला। तो USSR के एग्जैक्टली देखो खत्म होने के पीछे कारण, एक तो आर्थिक संकट की स्थिति, हथियारों की होड़ लगी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा आता था सब सेना में खर्च, क्योंकि कोल्ड वार में अमेरिका के साथ बने रहना है। तो सोवियत संघ अपनी G2E का बड़ा हिस्सा मिसाइल, हथियार, परमाणु शक्ति बढ़ाने में खर्च करता था। बुनियादी वस्तुओं की कमी हो गई, उद्योगों पर ध्यान कम देना गया, सेना पे ध्यान ज़्यादा हुआ, आम नागरिकों पे कपड़ा, भोजन, घरेलू सामान, बुनियादी चीज़ों की किल्लत हो गई। लोग ब्रेड खरीदने के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। सोचिए, एक ब्रेड खरीदना भी कठिन था, ट्रॉली भर के पैसा ले जाते थे। इसी बीच में अफगानिस्तान से 10 साल से युद्ध भी चल रहा था, उसमें भी पैसा जा ही रहा था। इधर अमेरिका ने इनको उलझा दिया था। अभी जैसे उलझा दिया ना, आज रसिया बर्बाद हो गया। आपको क्या लगता है रसिया की हालत वही बची है? अब रसिया सुपर पावर नहीं रहा। नहीं, रसिया सुपर पावर था, यूक्रेन युद्ध में फंस के उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। 1979 से लेकर 1989 तक 10 साल तक सोवियत संघ को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी। अमेरिका भी परेशान था, वियतनाम में लड़ रहा था, वियतनाम युद्ध अमेरिका नहीं जीत पाया। और 10 साल की लड़ाई के बाद सोवियत संघ की इकोनॉमी पूरी टूट गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब हो गई। फाइनली वहां से वापस अफगानिस्तान से कोई नहीं जीत पाया है। अमेरिका भी आया था अभी लड़ने के लिए, लौट के जाना पड़ा। देखो 2019 के आसपास अमेरिका लौट गया, निकल गया वहां से। अच्छा, जहां पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, सब कुछ सरकारी होता है। अब हमारे यहाँ देखो सरकारी वालों के क्या हाल है,
कितना भ्रष्टाचार है। तो सरकारी के कारण से दबा के भ्रष्टाचार, सब सरकारी। एक दलीय शासन था, विपक्ष नहीं था, तो उसका अहंकार अलग होता है कि कोई तो करने। कम्युनिस्ट पार्टी शासन पूरी तरीके से केंद्रीकृत थी, निरंकुश थी। पार्टी के नेता जो है आम समस्याओं से कोई मतलब नहीं था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, नौकरशाह मजा कर रहे थे। भ्रष्टाचार चरम में पहुंच गया, यहाँ पे नौकरशाही चरम में पहुंच गई। ना तो कोई आर्थिक सुधार हो रहा था यहाँ पे, ना तो कोई सामाजिक सुधार हो रहा था, मुमकिन ही नहीं था क्योंकि सब कुछ सरकारी था। तब जाके मिखाइल गोर्बाचोव जब आए, उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने जो सुधार किए उल्टे पड़ गए, जनता भरी भराई बैठी थी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने और आधुनिक बनाने की तरफ किए, अब मैं भी अमेरिका बनाऊंगा इसको। 2 सुधार लागू किए, ग्लासनोस्त, खुलापन। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। उन्होंने कहा कि जितने भी सोवियत यूनियन के लोग हैं, नागरिक हैं, आलोचना करिए, बोलने की आजादी है आप लोगों को। लेकिन इसका परिणाम क्या, सालों से दबा हुआ जनता का गुस्सा, सरकार विरोधी भावनाएं बाहर निकल के आ गई। पेस्ट्रोइका ले आके आए, पुनर्गठन, हम फिर से पेस्ट्रोइका करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था में थोड़े बदलाव करेंगे, प्राइवेट की तरफ लेंगे, निजी व्यापार चालू करेंगे, सब कुछ सरकार के बस का नहीं है। तो जैसे ही पुरानी व्यवस्था को, अभी पुरानी व्यवस्था बदली नहीं थी, लेकिन तब भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर सुधारने की बात हुई और महंगाई बढ़ गई। प्राइवेट वालों ने आके लूटना चालू कर दिया, महंगाई और बढ़ा दिया। फाइनली राष्ट्रवाद का उदय हुआ यूएसएसआर में, आज़ादी की मांग करने वाले आ गए। सोवियत संघ में अलग अलग गणराज्य जितने थे वो बोल रहे थे भैया हमें अलग कर दो, हम अकेले अपना जीवन जिएंगे, 15 लोगों में हमें समझ नहीं आ रहा। सोचिए, एक छत के नीचे 15 परिवार, एक सरकार के पास 15 देश। तो राष्ट्रवादी भावनाओं ने लगातार ये चीजें चलती रहीं। शुरुआत इन्होंने किया बाल्टिक वालों ने, इन्होंने कहा देखो हम तो छोटे हैं, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहां से शुरुआत हुई थी। इन्होंने सोवियत संघ से अलग होकर के स्वतंत्रता की मांग चालू की और धीरे धीरे मांग चालू होकर 15 के 15 जगहों पे फैल गई। फाइनली जब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो अगस्त 1991 में गोर्बाचोव के सुधारों से नाराज होकर कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथी थे, जो रेड आर्मी थी, उसने सेना की मदद ली और गोर्बाचोव को ही कि यार इस आदमी के चक्कर में ये बोलने वाले लोग और ये वो पॉलिसी का विरोध हुआ। देखिए कि ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रोइका क्यों लेकर के आए, गोर्बाचोव का तख्ता पलट कर दिया गया। और जब गोर्बाचोव का तख्ता पलट हुआ, ये कोशिश की गई लेकिन ये नाकाम हो गई पूरी तरीके से। लेकिन जैसे ये नाकाम हुई तो सोवियत सरकार की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ गई। उधर अमेरिका घात लगा के बैठे था कब ये बर्बाद हो पूरा। एक और नेता निकल के आए रूस में, जिनका नाम था बोरिस येल्सिन, एक नायक बन के निकले, जनजी नेता उस टाइम के। और फाइनली दिसंबर 1991 आते आते रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने मिल करके एक समझौता किया जिसका नाम था वेलवेसा समझौता। और वेलवेसा में हस्ताक्षर हुए, सोवियत संघ के अंत की घोषणा कर दी गई। 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। सोवियत मुख्यालय था क्रेमलिन में, वहां पे वो दे दिया। सोवियत संघ का लाल झंडा हमेशा के लिए उतार कर रूस का तिरंगा फहरा दिया कि जय हिंद जय रूस। रूस को उन्होंने एक देश बना दिया, भाई अब रूस है, अब बाकी नहीं है, अब यूएसएसआर नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने यहां से रसियन तिरंगा, रसियन झंडा उसको फैला दिया गया। यानी अब रूस अकेला देश रह गया, अब हमें 15 देशों से मतलब नहीं है। 26 दिसंबर 1991 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। अच्छा, जर्मनी में अलग कहानी थी। जर्मनी में बर्लिन में दीवार बना दिए थे, इधर कम्युनिस्ट रह रहे थे, इधर पूंजीवादी रह रहे थे, वो दीवार गिराई गई, जब बर्लिन की दीवार टूटी उसके बाद जर्मनी आपका एकीकरण हुआ। तो ये आपका पूरा का पूरा कहानी है, ठीक है। बाकी देखो डिटेल बहुत बड़ा है, डिटेल में मैं फिर बहुत छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें सारी रहती हैं। ये मैं आसान भाषा में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत सारी तकनीकी शब्द भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाटो बनाया गया था, इधर नाटो में 32 देश अभी हैं। उस समय वार्सा पैक्ट बनाया था उन्होंने,
उन्होंने भी ग्रुप बनाया था कि हम भी जब ये मिलके आपस में लड़ेंगे हम वार्सा पैक्ट कर देंगे। वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया, नाटो जिंदा है, आफत बना हुआ है अभी पूरे विश्व के लिए। उसको भी खत्म कर देना चाहिए कि अब तो यूएसएसआर नहीं है। इन्होंने क्या किया कि AK-47 बनाया अमेरिका ने, उसने भी एक बंदूक बना दी तुरंत तत्काल, क्या नाम है उसका, कुछ नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। इन्होंने KBG बनाई, खुफिया एजेंसी, तो उन्होंने CIA बना दिया। ऐसे करके चल रहा था, वो कुछ बना रहे तुरंत 2 मिनट में इधर बन गई एक संस्था। ये प्रतिस्पर्धा का युग रहा और ये शस्त्रीकरण और सैन्यीकरण का युग रहा। तो ये है यूएसएसआर की कहानी, 15 राज्यों का संघ जो बना और बिखर गया, ठीक है, नहीं रह पाया। पूंजीवाद का फिर से मंचन है, पूंजीवाद चल रहा है अभी। भारत ने भी बनाया, हम किसी भी दल में नहीं हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं ना रसिया के। भारत के ऊपर आरोप लगाए गए कई बार। इंदिरा गांधी ने एक समझौता किया था सोवियत संघ से 1970 में, उसी के बदौलत 1971 में सोवियत संघ आके जब परमाणु धमकी भारत को अमेरिका ने दी कि हम आपको भारत को विश्व के नक्शे से मिटा देंगे, तो सोवियत संघ से हमने मदद मांगी और उस मदद को में सोवियत संघ आके बंगाल की खाड़ी में बेड़ा 7 ला के खड़ा कर दिया था अमेरिका ने, जब बांग्लादेश वाला मुद्दा था। तो यूएसएसआर के पक्ष में झुकाव तो था हमारा, इससे तो हम कट नहीं सकते। अमेरिका बहुत खतरनाक देश है, उसने होमी जहांगीर भाभा जी को देखो मरवा दिया। भारत के साइंटिस्ट परमाणु कार्यक्रम को कभी सफल नहीं होने देना चाहता था। सोवियत संघ की मदद से हमने बहुत सारे काम किए, इसने हेल्प किया, और तभी आज देखिए रसिया सबसे विश्वसनीय देशों में से है। अमेरिका हमेशा अमेरिका मतलब अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है हर जगह पे। जहां अमेरिका का हित नहीं है वो देश अमेरिका का नहीं है। पाकिस्तान का सहयोगी सदैव से रहा। क्यों? पहले अफगानिस्तान में मदद चाहिए थी, बीच में जब लादेन वाला मुद्दा आया तब उसको लगा यार यही बेकार है, ओसामा बिन लादेन कुछ दिन छोड़ा भारत के साथ, फिर अभी देखो फिर पाकिस्तान के साथ आके बैठ गया है। तो अमेरिका विश्वसनीय देश कभी नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। वो किसी का सगा नहीं, केवल एक का सगा है, अपना भी नहीं है वो। हाँ, वो किसी का सगा नहीं, वो सगा ही नहीं है, बस ये है चल रहा है। वो भी देश पैसा है उसके पास, पैसे का सगा है। जहाँ उसको दिख रहा है कि उसका व्यापार भी देखे, ट्रेड वार क्या क्या किया उसने, देखा भारत वाले टैक्स लगा रहे हैं, सब लगाओ टैक्स बढ़ाओ। जहाँ उसे लग रहा है कि वो सिर्फ उसको हित चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, व्यापार और उन सब चक्रों में भारत के साथ अभी जो जुड़ा हुआ है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। जिस दिन भारत सुप्रीम पावर बनने की कोशिश करेगा अमेरिका आके खड़ा हो जाएगा। वो नहीं बनना, आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी, हमने तो चुपचाप बस टेक्नोलॉजी है देख देख के बना ली अपनी। अमेरिका रसिया ने दी, रसिया ने सदैव दिया हमें। ठीक है, चलो।